इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि हर साल नीट में इकोलॉजी में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो हमारा इकोलॉजी पार्ट एकदम अच्छे से प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम इसके ज़्यादा डिटेलिंग्स में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर से थोड़ा मोटा मोटा समझने की कोशिश करेंगे कि इकोलॉजी में होता क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म एक प्लांट हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म एक एनिमल हो, या हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म एक माइक्रोब हो। ये ऑर्गेनिजम्स जहां कहीं भी रह रहे हैं, जिस भी एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया की एनवायरनमेंट के साथ मिलकर किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई इंटरैक्शन जरूर करते हैं, और इन्हीं इंटरैक्शंस की स्टडी को आप इकोलॉजी के नाम से पुकारते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी। आज हमारे अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, वो जहां कहीं भी रह रहे हैं, हो सकता है कि वो प्लांट हो सकता है कि वो एनिमल हो, या हो सकता है कि वो माइक्रोब हो। ये ऑर्गेनिजम्स जिस किसी भी एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया की एनवायरनमेंट के साथ ये कोई ना कोई तरीके का इंटरेक्शन जरूर करते हैं, और इन्हीं इंटरेक्शंस की स्टडी को हम इकोलॉजी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट मिलकर किसी ना किसी तरीके का इंटरेक्शन जरूर करते हैं, लेकिन इस इंटरेक्शंस का एग्जैक्टली होता क्या है, इसे समझने के लिए हमें एनवायरनमेंट टर्म को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार अगर हमें एनवायरनमेंट टर्म समझ में आ जाएगी, तो हमें ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच होने वाले इंटरेक्शंस भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो एनवायरनमेंट समझने की कोशिश करते हैं। आज अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि एनवायरनमेंट होता क्या है, तो आपका मुझे सीधा सा जवाब आएगा कि मैम एनवायरनमेंट वही होता है जो हमारी सराउंडिंग होती है, क्योंकि हमारी सराउंडिंग ही तो हमारा एनवायरनमेंट है, राइट। तो ये जो हमारी सराउंडिंग है, क्या ये लिविंग और नॉन लिविंग से मिलकर बनती है? बिल्कुल। तो ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, क्या वो हमारी सराउंडिंग है, और वो हमारी सराउंडिंग जो है लिविंग और नॉन लिविंग से मिलकर बनती है। क्या लिविंग को आज मैं बायोटिक का नाम दे दूं, और क्या नॉन लिविंग को आज मैं एबायोटिक का नाम दे दूं? ठीक, तो ये जो हमारी बायोटिक कंपोनेंट्स है, क्या इसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स आ जाएंगे? अब जैसे ही मैंने बायोटिक कम्युनिटी में लिखा प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स, वैसे ही हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो भी हमारे एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिज्म भी तो प्लांट, एनिमल और माइक्रोब है। ठीक है, आगे बात समझ में? ओके, सो हमारा जो एबायोटिक कंपोनेंट है, क्या वो लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर और एयर से मिलकर बना है? बिल्कुल। तो ये जो हमारी एबायोटिक कंपोनेंट है और ये जो हमारी बायोटिक कंपोनेंट है, वो मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बना रही है। और क्या ऑर्गेनिज्म भी उसी एनवायरनमेंट का एक पार्ट है? बिल्कुल है। और क्या वो ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में रहकर उसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई इंटरेक्शन जरूर करता है, और उसी इंटरेक्शन की स्टडी को हम इकोलॉजी के नाम से पुकारते हैं। यहाँ तक बात आगे समझो, लेकिन अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि इंटरेक्शंस में हो क्या रहा है। तो आओ बेटा, इसी को जानते हैं, इसी को समझने की कोशिश करते हैं, और उसको समझने के लिए हम आज इकोलॉजी टर्म को ही ब्रेक करके देखते हैं। तो जब हम इकोलॉजी टर्म को ब्रेक करके देखते हैं, तो हमें मिलता है ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस और लोगोस ग्रीक वर्ड है, जिसमें ओइकोस का मतलब होता है हैबिटेट या फिर होम, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी।
यहाँ पर क्या एक फॉरेस्ट आ सकता है? क्या हैबिटेट का एग्जाम्पल एक पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, एक डेजर्ट हो सकता है, या फिर एक ग्रासलैंड भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक, तो आज आपको थोड़ा इकोलॉजी फर्दर समझाने के लिए मैं फॉरेस्ट का एग्जांपल ले रही हूँ। तो हम फॉरेस्ट का एक हैबिटेट बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फॉरेस्ट हैबिटेट में इंटरैक्शंस बायोटिक और एबायोटिक के बीच में किस तरह से हो रहे हैं। तो जब हम फॉरेस्ट हैबिटेट को देखते हैं तो क्या फॉरेस्ट का हैबिटेट एक एनवायरनमेंट से बना है, और क्या उसका एनवायरनमेंट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों से मिलकर बना है? तो जो हमारा फॉरेस्ट हैबिटेट है उसका कोई ना कोई बायोटिक कंपोनेंट है, और उसका बायोटिक कंपोनेंट प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स के साथ मिलकर बना है। और जो हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है, क्या वो लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर और एयर से मिलकर बना है? ठीक, अब इन इंट्रैक्शंस को समझने के लिए हम देखते हैं कि जब लाइट प्लांट पर गिरी तो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया और फूड प्रोड्यूस किया, तो हो तो गया एबायोटिक का बायोटिक के साथ इंट्रैक्शन। जब प्लांट एनर्जी को एनिमल ने खाया और एनिमल को एनिमल ने खाया, तो क्या यहाँ पे बायोटिक और बायोटिक का इंट्रैक्शन हो गया? बिल्कुल हो गया। क्या प्लांट एनिमल दोनों मर गए? माइक्रोब्स ने खा लिया, यहाँ पर बायोटिक और बायोटिक का इंट्रैक्शन हो गया? बिल्कुल हो गया। अब माइक्रोब्स में से मिनरल्स सॉइल में आ गए और सॉइल में से मिनरल्स वापस प्लांट में चले गए। क्या यहाँ पे एबायोटिक और बायोटिक का इंट्रैक्शन हो गया? बिल्कुल हो गया। तो इन्हीं इंटरैक्शंस की स्टडी को तो हम इकोलॉजी का नाम देते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई, मतलब एक ओवरव्यू समझ में आ गया कि इंटरैक्शंस में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आगे चल के हम देखेंगे जैसे लाइट प्लांट पे गिरी और प्लांट ने फोटोसिंथेसिस कर फूड प्रोड्यूस किया, उसी को तो हम प्रोडक्टिविटी का नाम दे रहे हैं। आ गई बात समझ में? और जब प्लांट एनर्जी को हर्बीवोर्स ने खाया और हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया, उसी को तो हम प्रीडेशन का नाम देते हैं। ठीक है, और जब प्लांट एनिमल दोनों मर गए, उसको माइक्रोब्स ने खा लिया, तो क्या इसी को हम डिकम्पोजिशन का नाम देते हैं? बिल्कुल देते हैं। और जब माइक्रोब्स में से मिनरल्स सॉइल में आ गए और सॉइल में से मिनरल्स वापस प्लांट में चले गए, तो क्या इसी को हम मिनरल साइकिल का नाम देते हैं? बिल्कुल देते हैं। तो इन्हीं डिटेल्स को हम आगे चल के चैप्टर में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो हमने बस एक ओवरव्यू देख लिया। ओके, अब 2-3 टर्म्स और हैं जिसे हमें समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड भी है और इंटर डिपेंडेंट भी है। इस बात को हम फर्दर समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के साथ। अगर आज इस क्लासरूम में से एक बच्चा खड़ा हो जाए और बाहर चला जाए और वो ये कहे कि मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, तो क्या ये बात सही है या गलत है? ये बात गलत है, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर नहीं है जो अपने एनवायरनमेंट से आइसोलेट होकर रह जाए। कैसे? क्योंकि वो जो बच्चा है वो बाहर गया, वो जिस भी एरिया में बैठ रहा है वो उस एरिया की ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है। इसका मतलब वो अपने एनवायरनमेंट के साथ किसी ना किसी तरीके का इंटरेक्शन जरूर कर रहा है। तो ये तो हो नहीं सकता कि ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ आइसोलेट होकर रह जाए। क्या इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है? बिल्कुल है। जब ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है या इंटर रिलेटेड है, तो उसकी स्टडी तो बनती है। ओके, अब ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो अगर इस कमरे का टेम्परेचर में बढ़ा दो तो क्या आपको पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा? और अगर इस कमरे का मैं टेम्परेचर ना भी बढ़ाऊं, 50 बच्चे और ला के बिठा दूं, तो क्या इस कमरे का टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ जाएगा? इसका मतलब ऑर्गेनिज्म के बदलने
एनवायरनमेंट बदल रहा है और एनवायरनमेंट के बदलने से ऑर्गेनिज्म बदल रहा है। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी है, इंटर रिलेटेड भी है और इंटर डिपेंडेंट भी है। तो इसी इंटर रिलेटेडनेस को या इंटर डिपेंडेंस को या इंटरकनेक्टेडनेस की स्टडी को हम इकोलॉजी का नाम दे रहे हैं। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट जरूर आ सकता है कि मैम एबायोटिक और बायोटिक के इंट्रैक्शन को तो आपने इकोलॉजी में स्टडी करने की बात करी, बायोटिक और एबायोटिक और बायोटिक और बायोटिक के इंट्रैक्शंस की स्टडी को हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एबायोटिक और एबायोटिक भी तो इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई एरिया है, वहाँ की लाइट अगर हमने इंक्रीज कर दी तो क्या उसका टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ जाएगा? इसका मतलब एबायोटिक और एबायोटिक भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन उसको हम इकोलॉजी में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? वो हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इकोलॉजी जो है वो बायोलॉजी का पार्ट है और बायोलॉजी जो होती है वो लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स से डील करती है। तो इसलिए हम उसको इकोलॉजी में नहीं पढ़ते या फिर हम उसको बायोलॉजी में नहीं पढ़ते, इन चीज़ों को आप फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इकोलॉजी को फर्दर डिटेल्स में। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब से हमने इकोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट किया है तो हमने उसकी शुरुआत ऑर्गेनिज्म से की। ऐसा क्यों? हमने ऑर्गेनिज्म से ही शुरुआत की। तो वो हमने इसलिए किया क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो होती है वो इकोलॉजिकल ऑर्डर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है या फिर इकोलॉजिकल स्टडीज़ की एक बेसिक यूनिट होती है। क्यों बेसिक यूनिट जो है वो ऑर्गेनिज्म से क्यों है? क्योंकि हम अगर देखा जाए तो इंट्रैक्शन तो और भी स्मॉलर लेवल पे शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एटम इंट्रैक्ट करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल इंट्रैक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड इंट्रैक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इंट्रैक्ट करके हमारी सेल बनाते हैं, सेल्स इंट्रैक्ट करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज जब ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यूज इंट्रैक्ट करके ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज होकर या इंटरैक्ट करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम से ही तो ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ऑर्गेनिज्म तो बहुत बाद में आ रहा है, इनकी इंटरेक्शंस तो एटॉमिक लेवल पे शुरू हो गए। फिर हमने ये कहा कि ऑर्गेनिज्म ही इकोलॉजिकल स्टडीज का एक बेसिक यूनिट है। तो वो हमने इसलिए कहा क्योंकि ऑर्गेनिज्म एक स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है जो कि हम इकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, या फिर वो एक ऐसी यूनिट है, ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट है जो अपने एनवायरनमेंट के साथ किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई इंटरेक्शन करते हुए नजर आती है। लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट तो हम या स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट तो हम सेल को भी कह सकते हैं, तो हम उसे क्यों बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज नहीं कह रहे? वो हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि क्या ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर भी हो सकता है? तो अगर एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म खुद एक ऑर्गेनिज्म है तो क्या बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज एक ऑर्गेनिज्म हुआ? बिल्कुल हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। और जो दूसरी बात है जो हमें डायरेक्ट याद रखनी है वो ये है कि फादर ऑफ इकोलॉजी जो है वो हमारे रीडर है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी जो है या फिर इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी जो है वो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा है। और जिन्होंने इकोलॉजी टर्म दी है वो हेटल है। ये कुछ डायरेक्ट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने, क्योंकि इनके बारे में एनसीईआरटी में बात की गई है, स्पेशली प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के बारे में। ये बीएचयू से थे बेटा, तो आपको जब भी टाइम मिले कमरे में जाके इनके बारे में 2 मिनट आपको ज़रूर पढ़ना है, बिकॉज इनके बारे में एनसीईआरटी में। ठीक है, अब